देश में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। कई मामले ऐसे देखे गए हैं जिनमें ब्लैक फंगस की वजह से मरीज की आंखों की रोशनी चली गई है। आखिर क्या होता है ये ब्लैक फंगस, कैसे इसका इन्फेक्शन होता है, इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर खास मेहमान हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग नरूला जी। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। तरुण जी, धन्यवाद। मैं आपका और पंजाब केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे को इस टॉपिक पे बोलने के लिए। और होपफुली इस टॉक के बाद लोगों के जो ब्लैक फंगस के प्रति कुछ सवाल हैं उनका मैं अच्छा जवाब दे पाऊंगा, उनको इस बीमारी के बारे में समझा पाऊंगा और क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं ये भी लोगों को बता पाऊंगा। सबसे पहले बताइए, ये ब्लैक फंगस क्या होता है और ये कैसे बॉडी के अंदर आता है? देखिए तरुण जी, इसका जो नाम दे रखा है हमने ब्लैक फंगस, असली में फंगस ब्लैक नहीं होता, तो ये थोड़ा मिसनोमर है, लोग थोड़ा घबरा जाते हैं नाम सुनकर। तो मैं सबसे यही बोलूंगा कि पहले तो ब्लैक फंगस ब्लैक नहीं होता। ब्लैक फंगस हम इसलिए कहते हैं नॉर्मल आदमियों के समझने के लिए, क्योंकि जब ये किसी जगह इन्फेक्शन करता है, उस टिश्यू को ये इन्फेक्ट कर देता है, तो जो वो सेल या टिश्यू होता है मर जाता है, उसके बाद जो हमें अपीयरेंस मिलता है वो ब्लैक का मिलता है। तो इसीलिए कॉमन भाषा में इसको ब्लैक फंगस कहते हैं, जिससे लोग थोड़ा समझ लें और मे बी लोग थोड़ा जागरूक हो जाएं इसके प्रति। बट इसका थोड़ा ये नाम देने का थोड़ा ये डिसएडवांटेज है कि लोग क्या होता है थोड़ा इस समय वैसे ही डरे हुए हैं, तो वो आंख में या दांत में या नाक में कहीं भी कोई काली चीज देखते हैं तो उनको थोड़ा लग जाता है कि कहीं मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। तो लोगों से बस मेरा इतना वो है कि हर चीज को लेके थोड़ा पैनिक ना हो। हर काली चीज ब्लैक फंगस नहीं होती, असली में फंगस तो ब्लैक होती ही नहीं। जब ये टिश्यू को थोड़ा हार्म कर देती है तो ये ब्लैक अपीयरेंस देती है। असली में ये फंगस होती है म्यूकरमाइकोसिस। तो ये पहले भी होती थी नॉर्मल सॉइल में, एनवायरनमेंट में पहले भी होता है। बट चूंकि कोरोना में थोड़ी 5-7 चीजें ऐसी हुई है, अभी हमें शोर शॉट कुछ पता नहीं चला है, बट 4-5 चीजें ऐसी थी, जैसे लोगों ने स्टीरॉयड का बहुत यूज करा। स्टीरॉयड हमें यूज करना पड़ा क्योंकि कोरोना का एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट का पार्ट स्टीरॉइड्स था। बट कई जगह हमने इसका मिसयूज भी करा है। कई लोगों ने अपने आप बिना डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के स्टीरॉइड्स ओवर यूज करा। सो ये वन ऑफ द रीजन था, अकेला रीजन स्टीरॉइड नहीं है। दूसरा रीजन था कि काफी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज हुआ है, मे बी ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है। तीसरी बात है, उस समय पेशेंट लोड इतना था, जो छोटे हॉस्पिटल थे या लोगों ने घर में सिलेंडर लिए थे तो उसकी ट्यूबिंग पाइप्स वगैरह का इतना क्लेनलीनेस नहीं हुआ। एक पेशेंट उठता था, दूसरा लेट जाता, उस समय पेशेंट लोड बहुत था, तो कहीं हम शायद क्लेनलीनेस प्रॉपर नहीं कर पाए पाइप का, ट्यूबिंग का। और पानी जो होता है यूजली हमें डिस्टिल्ड वाटर यूज करना चाहिए सब में, वहां पर उस समय जब हम ऑक्सीजन यूज कर रहे थे तो शायद टैप वाटर का इस्तेमाल हुआ हो, इतना हमने ध्यान ना दिया हो वाटर पे और क्लीनलीनेस और हाइजीन पे। एंड लास्ट चीज ये हो सकती है कि मे बी इसका कोरोना से रिलेटेड भी कुछ रहा हो, कि इन केसेस में आज तक हमने ब्लैक फंगस जरूर देखा है बट हमारे पास केसेस बहुत गिने चुने आते थे, इतना इंसिडेंस इसका नहीं था जितना इस बार हुआ है। तो डेफिनेटली कोरोना का भी कोई कोरिलेशन हो सकता है, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। 3-4 थ्योरी जरूर हैं, बट ये सारे कुल मिला के सारे ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहे हैं एक तरीके से ये फंगस के केसेस बढ़ने। ये इतना अगर रेयर होता था, पहले भी इस तरह के मामले आते थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतने मामले एकदम बढ़ने लगे? मैं वही कह रहा हूँ, एक तो स्टीरॉइड्स का बहुत यूज हुआ है। अब स्टीरॉइड्स क्या करता है, कोरोना में ट्रीटमेंट में जरूर हेल्प करा, बट जैसे आपने सुना होगा अब तक तो काफी लोग जान भी चुके होंगे कि इस कोरोना में हमारी अपनी इम्यूनिटी जो होती है वो कई बार शरीर के खिलाफ काम करती है, तो उसको सप्रेस करने के लिए हमें स्टीरॉइड्स देने पड़े। अब स्टीरॉइड से कई लोगों ने 5 दिन बोला तो हमने 7 दिन ले लिया, 10 दिन ले लिया, किसी को 7 दिन बोला उन्होंने 10 दिन ले लिया, कि इन्होंने डोज ज्यादा ले ली। कई बार उस समय इतने पेशेंट्स हो गए थे, लोग थोड़ा पैनिक कर गए, सेल्फ मेडिकेशन कर ली, जिनको स्टीरॉइड्स की जरूरत नहीं थी उन्होंने भी स्टीरॉइड्स ले लिया, पहले दिन से स्टीरॉइड ले लिया, तो उससे पेशेंट्स की थोड़ी इम्यूनिटी कम हो गई। अब जब भी इम्यूनिटी कम हो जाती है लोगों की, उसके बाद कई लोग ऑक्सीजन पे बहुत समय थे, मैं वही बात कह रहा हूँ, ट्यूबिंग वगैरह साफ नहीं थी, पानी एक सोर्स होता है इन्फेक्शन का, उसके थ्रू भी इन्फेक्शन आ सकती है। तो ये सारे कहीं भी इम्यूनिटी मरीज की डाउन होती है तो ये फंगस, वायरल इन्फेक्शन, ये सारे थोड़ा पेशेंट को जकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए एकदम से जब पेशेंट की इम्यूनिटी इस समय डाउन थी तो इसीलिए केसेस एकदम से राइज हुए।
पेशेंट को सपोज हमारी साइनस एक एरिया होता है जो ईएनटी में हमारे यहाँ पर साइनसेस होती हैं, यहाँ होती हैं, फ्रंटल साइनस होती हैं। ये एरिया मतलब कॉमन आदमी की भाषा में समझा रहा हूँ, ये एरिया कवर्ड होता है, तो थोड़ा मॉइस्ट एनवायरनमेंट अंदर होता है। अब ऑक्सीजन जा रहा था, स्टीरॉइड की वजह से इम्यूनिटी लो थी, थोड़ा ह्यूमिड एनवायरनमेंट मतलब वाटर ऑक्सीजन का क्लीन नहीं हो, तो सब चीजें जो फंगस को मिलनी है, जैसे पहले भी फंगस लगती थी पेड़ पौधों पे, कपड़ों पे, कभी ये सारी हम कहते हैं कि वो लगती है बारिशों के मौसम में, जिस समय थोड़ा ह्यूमिड होता है, और ऐसी जगह लगती है जहाँ क्लेनलीनेस ना हो। तो ये सब फैक्टर्स मिल गए फंगस को ग्रो होने में, तो वो ग्रो होने लग गई। ऊपर से स्टेरॉइड दे रखा था तो बॉडी की अपनी इम्यूनिटी भी उसके खिलाफ नहीं काम कर पाई, तो ये सब फैक्टर्स मिले और एकदम से स्पर्ट आ गया केसेस में। हो सकता है कोई कोरिलेशन कोविड के साथ भी हो, तो उस पर भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। मे बी हमें पता चले कि कोविड में भी इस फंगस को बढ़ाने में, हेल्प करने में कुछ हेल्प कर रहा हो, तो अभी उसका डेटा आना है। बट ये 4-5 रीजन है कुल मिला के जो इसके पीछे हो सकते हैं। आपने स्टेरॉइड का जिक्र किया, तो क्या जो कोविड के पेशेंट है उन्हें स्टेरॉइड नहीं लेने चाहिए अगर ये इतना नुकसानदायक? आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैं कह रहा हूँ स्टीरॉइड्स मेन स्टे है कोविड ट्रीटमेंट के। कोविड में जो हमारी मेन जो डैमेज कर रही है वो वायरस से ज्यादा हमारी खुद की इम्यूनिटी डैमेज कर रही है, जो वायरस के कारण बढ़ जाती है। तो स्टीरॉइड्स बिल्कुल देना चाहिए, बट स्टीरॉइड्स की क्या डोज होनी चाहिए, कौन से दिन से स्टार्ट करना चाहिए, 5वें या 6ठे दिन से यूजली स्टार्ट करना चाहिए, डोज रेगुलेट करनी चाहिए। 5-7 दिन तक यूजली केसेस में देते हैं, मॉडरेट केसेस में या सिवियर केसेस में थोड़ा प्रोलॉन्ग, और उसको धीरे धीरे टेपर कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टीरॉइड्स हम महीना भर खा रहे हैं, हमने पहले दिन स्टीरॉइड्स चालू कर दिए। माइल्ड केसेस जिनमें स्टीरॉइड्स की जरूरत नहीं थी, पेशेंट इतना घबरा गए थे कि बाकी सब पेशेंट की हालत देख के इनकी तबीयत खराब हो गई है, किसी ने बोला व्हाट्सएप पे नहीं स्टीरॉइड से ठीक हो जाता है, मेरे डॉक्टर ने दिया था वो ठीक हो गए, तो उस समय थोड़ा पैनिक हो गया था, मैन फोर्स कम थी, पेशेंट कंसल्ट नहीं कर पाए, थोड़ा सेल्फ मेडिकेशन करने लगे। जिनको स्टीरॉइड्स की जरूरत नहीं थी उन्होंने स्टीरॉइड्स ले लिया, क्लेanलीनेस नहीं मेंटेन हुई। तो इसीलिए स्टीरॉइड ज्यादा देन बेनिफिटिंग देम थोड़ा हार्म कर रहे हैं। खाली स्टीरॉइड्स का रोल नहीं है, ओवरऑल क्लेanलीनेस का, ऑक्सीजन का जिसमें पानी साफ नहीं हो, ट्यूबिंग का, बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं। मे बी कोविड का खुद ही एक फैक्टर रहा है। तो डेफिनेटली स्टीरॉइड्स का हुआ है, बट स्टीरॉइड्स का मिसयूज फैक्टर है। स्टीरॉइड्स तो कोविड की ट्रीटमेंट का मेन स्टे है, तो उसको अवॉइड नहीं कर ज्यादा या डॉक्टर की बिना सलाह के ना लें। जी जी जी, और माइल्ड केसेस में ना लें। एक्चुअली हम घबरा जाते हैं, लोगों को लगता है थोड़ा सा भी बिखौर हो चलो स्टीरॉइड ले लें, वो स्टीरॉइड से ठीक हो गया था। तो कई पेशेंट को स्टीरॉइड की जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने बहुत हेवी डोज ले ली। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना जिन केसेस में एडवाइजेबल नहीं है उनमें ना लें। ये टेक होम मैसेज होता है। ये बताइए, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर एक कहें तो लोगों में खौफ है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? देखिए, शुरुआती लक्षण इसमें क्या होता है, यूजली जो हमें पेशेंट देखने को मिले, अब साइंस में, मेडिकल साइंस में 100% कुछ नहीं होता, बट यूजली जो हमें पेशेंट्स को देखने को मिले हैं उनमें हिस्ट्री रही है कोविड की, साथ में स्टीरॉइड्स का लंबा यूज रहा है, पेशेंट यूजली हॉस्पिटलाइज हुए हैं और ऑक्सीजन पे रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं या ऑक्सीजन पे गए हैं जिन्होंने स्टीरॉइड यूज करा है उनको हो जाएगा। तो ये थोड़े से रिस्क फैक्टर हैं, या डायबिटिक्स हैं, या जो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जैसे रीनल ट्रांसप्लांट के हुए, कोई ब्लड कैंसर वाले हुए जिनको ऑलरेडी दवाई दी जाती है जो आपकी थोड़ी इम्यूनिटी कम करती है, तो वो सारे ये रिस्क ग्रुप में आते हैं। अब इनमें जहां तक आपने लक्षण पूछे, लक्षण ये होते हैं कि शुरू में कई पेशेंट हमारे पास आते हैं दांत के यहाँ के पेन का, या रेफर्ड पेन का दांतों में हो रही है, या आंख की सूजन के साथ आंख बाहर को आ रही है, ये गाल के एरिया में सूजन हो रही है, बर्दाश्त से बाहर पेन हो रही है, रोशनी दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, पेशेंट की पलक बंद हो रही है, आंख खुली नहीं रह रही। तो बहुत सारे वेरिड सिम्टम्स हैं इसके। बट मैं ये नहीं कह रहा कि हर मरीज जिसको हल्का सा भी आंख में दर्द हो रहा है, या थोड़ा पानी आ रहा है, या थोड़ी लाली आ रही है, वो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाए। तो पास के फिजिशियन से कंसल्ट करें, जो भी क्लोज बाय हैं उनसे सबसे पहले उनसे सलाह लें। अगर उनको लगेगा कि कुछ डेंजर साइन है, वो डेफिनेटली उनको ईएनटी स्पेशलिस्ट या फिर आई स्पेशलिस्ट के पास करेंगे। मेरे पास कुछ पेशेंट आ रहे हैं जो जेन्युइनली ब्लैक फंगस के भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट थोड़ा डर गए हैं कि उनको हल्का से भी दांत में दर्द होता है, या थोड़ा सा आंख में लाल या कोने में पानी है, कोविड की हिस्ट्री है, बाकी कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ना ही उन्होंने बहुत लंबा स्टीरॉइड लिया, ना ही वो हॉस्पिटलाइज हुए, ना ही उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, वो थोड़ा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो उनको फिर ये बताते हैं कि सपोज चेहरे पे बहुत बड़ी सूजन आ जाए, रोशनी में गिरावट हो,
आपकी पलक एकदम से गिर जाए, बंद हो जाए, आंख हिलना डुलना बंद करे, डबलिंग दिखने लगे, यहाँ पे सूजन आ जाए, दांत में बहुत दर्द हो रहा हो जो दवाई से नहीं ठीक हो रहा हो, ऐसा कुछ भी हो इमीडिएटली रश करें। अननेसेसरली एमआरआई सीटी वगैरह ना कराएं। कई लोग बिना डॉक्टर के एडवाइस के भी सीटी कराने एमआरआई कराने भाग रहे हैं कि मेरे को ब्लैक फंगस तो नहीं हो गई। तो पैनिक ना करें, अगर ये जल्दी डायग्नोज हो जाता है और ये कुछ प्रकार के लोग लक्षण दिमाग में रख लें तो हम इस पे काबू भी पा सकते हैं, ऐसे कोई घबराने की बात। अनुराग जी, एक चीज दर्शकों के लिए भी मैं समझना चाहूंगा, जो ये ब्लैक फंगस है ये किसको हो सकता है? क्या खाली कोविड पेशेंट को हो सकता है या किसी को भी हो सकता है? किसी को भी हो सकता है। कोविड पेशेंट्स में थोड़ा रिस्क इसलिए है क्योंकि अभी पिछली एक तो हो सकता है कोविड से कोरिलेशन हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अभी हमें इसके जी बारे जी में जी जी। पक्का ध्यान नहीं है, बट हो सकता है कोविड जिनको हुआ है उनको थोड़ा रिस्क पड़ जाता, अभी इसका पक्का ज्ञान नहीं। बाकी कोई भी मरीज हो, जो सपोज मैंने बोला कैंसर का मरीज है, अब क्या होते हैं कि उनको कई ब्लड के कैंसर होते हैं जिनको ऑलरेडी ऐसी दवाइयां चल रही होती हैं जो उनकी इम्यूनिटी लो करती है। डायबिटिक्स हैं जो बहुत ज्यादा शुगर है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी लो है। किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट कह लीजिए, जो कोई भी पेशेंट ऐसी दवाई ले रहे हैं जो उनकी इम्यूनिटी थोड़ा सप्रेस कर रही है, या कोई उनको ऐसी बीमारी है जिसमें उनकी इम्यूनिटी शरीर की इन्फेक्शन के प्रति फाइट करने की एबिलिटी कम हो गई है, वो सारे पेशेंट इसके रिस्क ग्रुप में आते हैं। वो सिर्फ ब्लैक फंगस के नहीं, बाकी सारी भी सेकेंडरी इन्फेक्शन कोई भी हो सकती है उसके रिस्क ग्रुप में आते हैं। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट को हमेशा बोलते हैं कि आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना है क्योंकि हम आपकी इम्यूनिटी कम कर रहे हैं, तो आपको बाकी इन्फेक्शन होने का डर थोड़ा ज्यादा है। तो ये सारे पेशेंट ब्लैक फंगस के रिस्क ग्रुप में आते जैसे आपने जिक्र किया कि ये ब्लैक फंगस पहले भी था, अब आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं पहले से कितनी तादाद उनकी बढ़ी है? हैं। काफी टाइम बढ़ी है, मतलब हम साल में एक दो देखते थे, बट अब काफी, मतलब आप 10 से 15 गुना भी कह सकते हैं, तादाद बढ़ी है, काफी बढ़ी। एक चीज और, क्या जिसको ब्लैक फंगस हो गया क्या उसकी आंखों की रोशनी चली गई है? कई केसों में देखा गया है, क्या इसका बुरा असर पड़ता है? किस तरह का असर है इसका? देखिए, एक तो हर ब्लैक फंगस के केस की आंख की रोशनी नहीं जाती। ये यूजली स्टार्ट होता है, जो नाक कान गले के डॉक्टर इसे बताएंगे या कई मरीज जानते होंगे, हमारी साइनसिस से एक यहाँ पर चेहरे में होती हैं, तो यूजली उनसे स्टार्ट होता है। तो अगर हम उसी लेवल पे थोड़ा डायग्नोस कर लें, या फिर ये जो आंख के हड्डी जो नीचे के भाग है उसके थ्रू ऊपर आती है या नाक के थ्रू ऊपर आती है, तो आंख में आने से पहले ही हम डायग्नोस कर लें, या आंख के आसपास भी आई है तभी हम डायग्नोस कर लें इसको जल्दी, और हम ये साइनसिस की सफाई कर लें, या एक दवाई होती है एम्फोटेरिसिन जिसका आप लोग जानते ही होंगे, तो वो हम पेशेंट को टाइमली स्टार्ट कर दें, तो उससे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो उन केसेस में मतलब काफी अच्छा रिस्पॉन्स होता है, अगर जल्दी डायग्नोस करके जल्दी दवाई चालू कर दें, तो उनमें कई बार मेडिकल मैनेजमेंट और सिंपल साइनस का क्लियरेंस से ही हो जाता है। अब प्रॉब्लम उनमें होती है जिनमें कई बार पूरी आंख इन्वॉल्व हो जाती है, उनमें आंख की नस इन्वॉल्व हो जाती है, आंख की मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, ऊपर हमारे ब्रेन की तरफ भी इंफेक्शन जा सकती है। तो उसमें जिसमें आंख की रोशनी और आंख इतनी बुरी तरीके से इन्वॉल्व हो गई है कि अगर हमने ये भाग पूरा क्लीन नहीं करा, और ये साइनस पूरा ईएनटी वालों के साथ और नाक कान गले के डॉक्टर के साथ और आंखों के डॉक्टर के साथ ये भाग नहीं किया, तो इन्फेक्शन दिमाग में जा सकती है। उनके अंदर हमें जान बचाने के लिए कई बार आंख को रिमूव भी करना पड़ सकता है। बट मैं फिर यही कहूंगा कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और दवाई हमें उपलब्ध हो जाए टाइमली, और हम दवाई पेशेंट को टाइमली शुरू कर दें, तो इसमें मतलब रिस्पॉन्स अच्छा रहता है। अब तो हमारे पास एम्फोटेरिसिन के अलावा खाने की दवाई भी है। थोड़ा एम्फोटेरिसिन का ये हो रहा है कि अभी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है मार्केट में, बट आई थिंक एवरीवन इज वर्किंग ऑन इट, तो प्रॉब्ली अवेलेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जानी चाहिए। बेहद महत्वपूर्ण बात आपने ये बताई है। आपने जैसे जिक्र किया भी, जिसको ब्लैक फंगस हो गया, जिसका खतरा है, तो उसमें ईएनटी की जरूरत पड़ती है। कितने डॉक्टरों की टीम की जरूरत पड़ती है अगर ब्लैक फंगस किसी को हो गया है? देखिए, आइडली नाक कान के गले डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर, आपका अगर ब्रेन में जा रही है तो न्यूरो सर्जरी की टीम, और एक आपको मेडिसिन के डॉक्टर जरूर चाहिए होते हैं, क्योंकि ये मरीज यूजली या तो शुगर के होते हैं या कोई और इनको कोमॉर्बिडिटी होती है। उसके अलावा जब इनको भर्ती करके दवाइयां चलाते हैं, जैसे एम्फोटेरिसिन मैंने बताया, उनके दवाइयों के भी अपने साइड इफेक्ट होते हैं। तो उन सबको मैनेज करने के लिए एक हमें मेडिसिन स्पेशलिटी का डॉक्टर चाहिए होता है, जो कि उसके सारे बाकी पैरामीटर्स देखें, आंखों का भाग आंखों वाले देखें और नाक कान गले वाले नाक कान।
क्योंकि सर्जरी के अलावा इसमें आपको मेडिकल मैनेजमेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो आपकी टीम कम से कम नहीं तो 4 लोगों की, नाक कान गले की, आंखों की, दिमाग वाले, न्यूरो सर्जरी की, और एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो फिजिशियन होगा इंटेंस या एनेस्थीसिया वाला, तो उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। ये फंगस ना हो, इससे बचा जा सकता है? कुछ उपाय अगर आप बताना चाहें। देखिए, उपाय तो है, एक तो अपनी थोड़ी सफाई बरतिए। बोला जाता है कि एक तो अपनी शुगर कंट्रोल में रखिए, अपना मास्क रेगुलर लगाएं, उसके बाद अगर आप ऑक्सीजन वगैरह ले रहे हैं, ट्यूबिंग साफ करें, उसका पानी है डिस्टिल्ड वाटर फ्रीक्वेंटली चेंज करें एज एडवाइज्ड। बीटाडीन गार्गल कहते हैं कि इसमें हेल्पफुल होता है। हम तो अपने पेशेंट्स के प्रोटोकॉल में भी एक रखते हैं कि थोड़ा बीटाडीन गार्गल करा करें। इसका ये मतलब नहीं हर कोई जाके दिन में कर रहा है, बट अगर आप दिन में 1-2 बार कर लेंगे, अगर आप हाई रिस्क ग्रुप हैं, सपोज आपको ऑक्सीजन मिला है, गला खराब हो रहा है, या आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, डायबिटिक्स हैं, तो आप बीटाडीन गार्गल का यूज कर सकते हैं दिन में 1-2 बार। बाकी अपने सिम्टम्स का ध्यान रखें जो मैंने बताया, जैसे कि सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है, अगर आप जल्दी पहुंचेंगे, इसकी ट्रीटमेंट जल्दी इनिशिएट हो जाएगी, तो इसमें रिस्पॉन्स दवाइयों का काफी अच्छा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि इसको लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर बड़ी भयानक स्थिति है, लोगों में काफी डर है। आप कुछ लोगों से अपील करना चाहें या कुछ कहना चाहें, क्योंकि आप लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं और लगातार मरीज भी देख रहे हैं, क्योंकि एक भय का माहौल है लोगों में। देखिए, सबसे पहले मैं लोगों को कहूंगा, चाहे ब्लैक फंगस हो चाहे कोविड हो, भय करने से कोई फायदा नहीं होता। कोविड में भी सबको बोलते थे कि डरते हैं, पैनिक करते हैं, तो उससे भी सैचुरेशन ड्रॉप होता है। थोड़ा खुश रहेंगे तो आप अपनी भी सैचुरेशन बढ़ेगी, आसपास के आपके रिलेटिव्स भी रहेंगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगा, आप सोच सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हम क्या कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, ये कहना आसान होता है, जब अपने परिवार पे अपने पे आता है तो डर तो लगता ही है। बिल्कुल मेन है कि पैनिक ना करें, ये एक ट्रीटेबल बीमारी है। अगर हम इसको अर्ली डायग्नोज करें, इसके लिए दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं। धीरे धीरे अवेलेबिलिटी दवाइयों की जो कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। आपके डॉक्टर सारे लगे हुए हैं। हम कोशिश यही करते हैं पेशेंट की अर्ली ट्रीटमेंट हो, जितनी जल्दी डायग्नोसिस कर सकें उतना हो, पेशेंट को कोई भी शरीर का भाग खोना ना पड़े, आइडियली मेडिकल मैनेजमेंट ही हो जाए। तो बस मैं यही कहूंगा, पैनिक ना करें, जो मैंने रिस्क फैक्टर बताएं उनका थोड़ा ध्यान रखें, और कोशिश करें कि बाकी लोगों को भी नॉलेज दें इसके बारे में। पैनिक ना करें लोग। अगर आपको होता है कोई प्रॉब्लम, लग रहा है रिस्क फैक्टर है इनमें से कुछ, तो पास के डॉक्टर के पास जाएं, उनकी सलाह लें, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह गाइड करेंगे। और या फिर आपके पास आजकल बहुत सारे एवेन्यूज हैं, आप कंसल्ट करें, विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन खुद दवाई कुछ ना चालू करें। स्पेशली स्टीरॉइड्स का थोड़ा मिसयूज हुआ तो उसका यूज थोड़ा डॉक्टर की गाइडेंस के अगेंस्ट अंडर ही करें। तो ये सब चीजें हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज उपलब्ध है और हम देख ही रहे हैं थोड़े बहुत केसेस डाउन जा रहे हैं धीरे धीरे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुराग नरूला जी, पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स को समय देने के लिए। और आप भी एक कोविड वॉरियर्स हैं, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ग्रांड सैल्यूट। तो इसे डॉक्टर अनुराग नरूला जिन्होंने बताया कि आंखों ब्लैक फंगस जो है उससे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत रेयर केसों में ये केसों में से एक आता है। और ये बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच तरुण जी, थैंक यू सो मच।